अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़म फ़कर में खुशामदीद लें। जनाब, सोमवार यानी पीर से 85 अफराद की किस्मत के फैसले सुनाए जाने के अमल का आगाज होने जा रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल जजेस ने पहले ही ये तमाम फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करके और अपनी जो फैसले हैं वो तहरीर करके सील बंद एनवेलप्स में रखे हुए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला सुनाने की इजाज़त मिलने के बाद ये सील बंद एनवेलप्स अब ये ट्रायल कोर्ट के जजेस अपने चीफ को भिजवाने जा रहे हैं, जिसके बाद चीफ की हतमी मंजूरी के बाद ये जो फैसले हैं ये ना सिर्फ जारी कर दिए जाएंगे बल्कि उसके बाद जनाब अगली डेवलपमेंट्स भी होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से अहम तरीन और काबिल एतमाद तरीन जराए ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त 13 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनका ट्रायल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। और ये इंकशाफ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल इस वजह से है कि इन 13 मुल्ज़मान की कस्टडी बदस्तूर मिलिट्री के पास रहेगी। और यह सवाल इस हवाले से बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इन 13 अफराद का ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि 85 में से 70 लोगों के जो फैसले हैं किस्मत के वो चले जाएंगे और वो नेक्स्ट वीक के अंदर जारी होना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता ये 13 अफराद जिनके बारे में अहम तरीन और काबिल एतमाद तरीन जराए ने इंकशाफ किया है कि इनका ट्रायल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उनके शरीक मुल्ज़मान या वो मुल्ज़मान जो इस सारे कांट के मास्टरमाइंड थे उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछगिछ ना कर ली जाए और उनको भी ट्रायल बिल्कुल वैसे ही ना कर लिया जाए जिस तरह का 113 मुल्ज़मान का ट्रायल किया गया है। लिहाजा 70 मुल्ज़मान के बाद ये जो है इनके फैसले, उसके बाद इन 70 मुल्ज़मान को सिविलियन अथॉरिटीज़ के सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि वो सिविलियन जेलों के अंदर अपनी सज़ा मुकम्मल कर सकें और मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपने लिए अपील दायर करके जमानतें भी हासिल कर सकें। लेकिन उसके बाद 13 मुल्ज़मान बदस्तूर मिलिट्री कस्टडी में ही रहेंगे। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो 13 मुल्ज़मान कौन से हैं। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन 13 मुल्ज़मान को किसका इंतज़ार है। और सबसे बढ़कर जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कोई नई गुंजाइश पैदा कर दी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर नज़र दौड़ाएं जो कि कल जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ से, उस फैसले के अंदर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनकी लीगैलिटी के ऊपर किसी तरह की कोई बात नहीं की गई कि क्या मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो जिन मुल्ज़मान का ट्रायल कर रहे हैं क्या वो लेजिटिमेसी रखते हैं या नहीं रखते। अलबत्ता ट्रायल कोर्ट की तरफ से फैसले सुनाने की इजाजत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात का इजहार करना कि जनाब आप फैसले सुनाना शुरू कर दें, मेरी नजर में ये इनडायरेक्टली मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के ट्रायल की एक तौसीक है, ये उनको लेजिटिमेट करने के मुतरादिफ है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस फैसले के पहले मरहले के अंदर उन मुल्ज़मान को रिहाई मिली थी रमज़ानुल मुबारक में जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं होता था, वो जो बेंच उसकी समाअत कर रहा था उसने कहा कि वो तमाम मुल्ज़मान जो अपनी मुख्तसर सज़ाओं को पूरा कर चुके हैं या जिनकी सज़ाएं मुकम्मल होने वाली हैं उनको रमज़ानुल मुबारक की बरकत की वजह से और ईद उल फितर की आमद की वजह से उनको रिहा कर दिया जाए। और उस जो जजमेंट है उसके नतीजे में कुछ मुल्ज़मान को रिहा किया गया और उन मुल्ज़मान को रिहा किया गया जो अपनी सजा की मुद्दत पूरी कर चुके थे। उसके बाद बहुत सारे मुल्ज़मान, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि 85 के करीब मिलिट्री कस्टडी में हैं और जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, जिनमें से 70 मुल्ज़मान के जो फैसले हैं वो भी तहरीर कर दिए गए हैं। और ये 70 के 70 मुल्ज़मान 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलव्वस थे। अब ये जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उसके मुताबिक इन 85 मुल्ज़मान के फैसलों को सुनाने की इजाजत दे दी गई है और उन सजाओं के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये जो फैसले सुनाए जाएंगे ट्रायल कोर्ट की तरफ से, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया है कि सोमवार से ये जो तमाम जजमेंट्स हैं जो सील बंद एनवेलप में मौजूद है वो भिजवा दी जाएंगी चीफ को और चीफ उन फैसलों की तौसीक करके इन मुल्ज़मान को सिविलियन कस्टडी में दे देंगे और फिर इन मुल्ज़मान की जो भी सजा बाकी बच रही होगी वो रेलिवेंट जेल के अंदर गुजारेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान वो मुल्ज़मान
जिनकी सजा मुकम्मल हो चुकी होगी उनको तो ये सजा की तौसीक के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा और बाकी मुल्ज़िमान आ जाएंगे अडयाला जेल में और वहां पे आकर इमरान खान साहब के साथ कंपनी करेंगे, बैठ के दोनों आपस में बैठ के बालाटानी खेलेंगे और इसके अलावा उन्होंने क्या करना है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट नुकता यह है जिसका जिक्र मुख्तलिफ वकला और बड़े सीनियर वकला की तरफ से आया है सामने, उनका यह मानना है कि यह फैसला खासतौर पर कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट का यह कहना है कि यह फैसला खुशाइंद है। इसकी वजह से फौजी अदालतें जो है वो उनके ऊपर भी बोझ कम होगा और ये मुल्ज़मान जो इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में थे अब उनको सिविलियन जेलों में मुंतकिल भी कर दिया जाएगा जहां पर वो अपने अहले खाना के साथ मुलाकातें भी कर सकते हैं और फैसला सुनाने के 40 दिन के अंदर मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील्स में अपीलें भी दायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो मुल्ज़मान जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से जेलों में बंद हैं कि उनके फैसले नहीं सुनाए जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद वो तमाम अफराद फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। इसी हवाले से साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शाह खावर का यह कहना है कि आईनी बेंच ने इनफैक्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तौसीक कर दी है, क्योंकि फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत देना और उन सजाओं पर अमल दरामद होना यह इस बात का सबूत है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस मर्तबा जरा टेक्निकल अंदाज के अंदर इन मामले को लेके आगे चले हैं। उन्होंने एक जानिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात बावर कराने की कोशिश की है कि आपके वो मुल्ज़मान जिनके बारे में आप ये कहते हैं कि 9 मई को उन्होंने रियासत पर हमला किया, रियासत आपके इस दुख के अंदर, इस गम के अंदर बराबर की शरीक है और आपकी तरफ से अपने मुल्ज़मान को सजाएं देने के फैसलों को तस्लीम भी करती है। लेकिन चूंकि आपने अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर दिया, आपने सजाएं दे दी और चूंकि वो सिविलियंस थे लिहाजा आप उन सिविलियंस को अनलिमिटेड टाइम के लिए, लामुतनाही अरसे के लिए अपने पास नहीं रख सकते। लिहाजा आपने सजाएं सुना दी, आपने उनका ट्रायल कर दिया, आपका काम खत्म। अब वो मुल्ज़मान आ जाएंगे सिविलियन कस्टडी में और उसके बाद सिविलियंस के ऊपर सिविलियंस का ही कानून लागू होगा और ये मुल्ज़मान जो हैं सिविलियन कस्टडी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, अपने रेलिवेंट हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकते हैं और अपील दायर करके ये जमानतों के हकदार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि ये जो सजाएं दी गई हैं ये सजाएं लेजिटिमेट हैं। अलबत्ता उन्होंने इन तमाम फैसलों को अपने हतमी फैसले के साथ मशरूत करके अपनी यानी अदालत उस्मा की अपनी सुप्रीमेसी को भी बरकरार रखा है। अलबत्ता यह सवाल अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो 13 लोग कौन से हैं और उसके बाद यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि इन 13 मुल्ज़मान को अपने साथ किन लोगों का इंतजार है। देखें इस मामले पर एक से ज्यादा मर्तबा इजहार ख्याल हो चुका है कि 9 मई के वाकयात किसी एक शख्स के ज़हन की इख्तरा नहीं थे, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिनमें से एक शख्सियत जो कि साबिक DGISI भी हैं, साबिक कोर कमांडर भी हैं, वो इस वक्त अपना कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं, यानी जनरल फैज हमीद साहब। अभी रिसेंटली ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उस प्रेस रिलीज में इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया था कि जनरल फैज हमीद से 9 मई के वाकयात और 9 मई के वाकयात में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी पूछगछ की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जनरल फैज हमीद को बादियो नजर में 9 मई के वाकयात के अंदर एक किरदार के तौर पर उनको रिकग्नाइज भी कर लिया गया है और उनके किरदार की अब छानबीन की जा रही है कि जनरल फैज हमीद का 9 मई के अंदर क्या किरदार था और उस किरदार की तौसीक होने के बाद अगले सवालात का जवाब हासिल किया जाएगा कि क्या ये सारी की सारी प्लानिंग जनरल फैज हमीद ने खुद की थी या उनके साथ कोई ऐसे किरदार मौजूद थे जिनकी सियासी जो रेलिवेंस है वो मौजूद थी। अब ये बात तो तय है कि जनरल फैज हमीद अगर
अटैक भी करवाएंगे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, तो इसका उनको क्या फायदा होगा? अब उनका अगर फायदा होना है तो वो यही होगा कि वो जो कू करने की कोशिश कर रहे थे वो कू कामयाब हो जाती और उस कू के नतीजे में जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है वो हट जाती और एक नई मिलिट्री लीडरशिप आ जाती, और मुमकिन तौर पर शायद किसी न किसी लेवल पर बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल मौजूद होगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाएगी तो मैं दोबारा वर्दी पहनकर अपनी रिटायरमेंट के हिस्से को, तमाम चीजों को किसी न किसी कानून के तहत, किसी न किसी पीसीओ के तहत खत्म करके दोबारा जो है वो इक्तदार में आ जाऊंगा, यानी कमान संभालूंगा। शायद इस तरह का कोई जो ऑप्शन है उनके ज़हन में हो। अलबत्ता इसके लिए भी उनको एक पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी, और यह बात तय है, खुद जनरल फैज हमीद ने इस बात का इकरार किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ सियासी मामलात के अंदर इंगेज रहे हैं। हत्ता के टिकटों की तकसीम के अंदर भी उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट दिलवाए हैं। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये एजेंडा था तो इसको आगे बढ़ाने के लिए पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत थी, और उस वक्त पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट उन हमला आवरों की ही हो सकती है जिन्होंने रियासत पर हमला किया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो कुछ हुआ है वो इमरान खान या बुशरा बीबी की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकता था। और इसके साथ सिर्फ इमरान खान, बुशरा बीबी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे किरदार मौजूद थे जिनमें मुराद सईद सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, और लाहौर के अंदर हम्माद अजहर और असलम इकबाल की इन्वॉल्वमेंट को किसी भी तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो 13 मुल्ज़िमान जिनमें हसन न्याजी और दीगर लोग भी शामिल हैं, इनका ट्रायल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक इमरान खान, बुशरा बीबी, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद से भी सवालो जवाब नहीं हो जाते, चाहे उनकी कस्टडी ली जाए या चाहे उनके लिए खुसूसी इंटरोगेशन टीम का तकर्रुर करके उनसे सवालों जवाब किए जाएं और उनसे इस बात का जो है वाज़ेह तौर पर सबूत सामने रखकर उनसे पूछा जाए कि जनाब आपके बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, आप इसको दुरुस्त कहेंगे, गलत कहेंगे। और जब तक ये नहीं होगा इन 13 लोगों की किस्मत के फैसले नहीं होंगे, क्योंकि इन 13 लोगों की किस्मत के फैसले भी इमरान खान, जनरल फैज हमीद, बुशरा बीबी, असलम इकबाल, हम्माद अजहर और मुराद सईद के साथ जुड़े हुए हैं। लिहाजा ये जो गुत्थी है ये अभी मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल तौर पर सुलझी है। इस गुत्थी ने अभी सुलझना है और इस गुत्थी के सुलझते हुए बहुत सारे नए किरदार हमारे सामने और बहुत सारे नए वाक़यात और बहुत सारे नए शवाहिद हमारे सामने आने वाले हैं। अब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इन लोगों के मुकदमात के फैसलों की तौसीक होगी उस तरह मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ों के ज़रिए या हो सकता है किसी एक मीडिया ब्रीफिंग के ज़रिए इन तमाम फैसलों को अनाउंस किया जाए और इस बात का जिक्र किया जाए कि इन तमाम लोगों को अब मिलिट्री कस्टडी से सिविलियन कस्टडी के में उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। यह बात अपनी जगह पर और भी ज्यादा अहमियत की हामिल है और इसका जिक्र मैं एक गुज़िश्ता वीडियो में भी आपके साथ कर चुका हूं और इनसाइड देखने वाले रेगुलर व्यूअर्स को यकीनी तौर पर इस बात का इदराक होगा कि हालिया दिनों के अंदर इस हवाले से एक गैर रस्मी या रस्मी बैठक के अंदर जो कि अस्करी लीडरशिप की थी उसमें इस ऑप्शन पर तबादला ख्याल किया गया था कि क्या इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में लेकर 9 मई के वाक़यात पर सवालों जवाब किए जाएंगे या इमरान खान से अडयाला जेल में मौजूदगी से और उसकी इजाज़त लेकर वाया वज़ारत दिफा वो जो है पूरा एक सिस्टम को इन्वॉल्व करके इमरान खान से सवालों जवाब किए जाएंगे। अलबत्ता यहां पर मिलिट्री ट्रायल के साथ साथ इमरान खान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अंदर भी उनकी शमूलियत का इम्कान पाया जाता है। लिहाजा इमरान खान की जो गर्दन है उसके ऊपर एक नहीं 2 तलवारें लटक रही हैं। एक कोर्ट मार्शल की तलवार लटक रही है और एक मिलिट्री ट्रायल की तलवार लटक रही है और ये दोनों तलवारें इमरान खान की गर्दन पर कब गिरेंगी ये अब कुछ ज्यादा दूर की बात नहीं। और मुझे लग ऐसे रहा है कि ये जो एक दिन के बाद वीक शुरू होने जा रहा है सोमवार से, उस हफ्ते के अंदर हमें कुछ गर्मा गर्म खबरें मिलने की और ख़ास तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट पेश रफ्ते होने का इम्कान नज़र आ रहा है। और देखना यह है कि क्या इस अटैक से जो कि अब इमरान खान पर होने जा रहा है, इमरान खान अपने आप को या अपनी पार्टी को बचा पाएंगे और अगर बचा पाएंगे तो कैसे। दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। अपनी जगह जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।